पाठ 6 महाजनपद की ओर। आप जानते हैं कि आपका जनपद जिला कई तहसीलों से मिलकर बना है। कई जनपदों से मिलकर आपका प्रदेश बना है। इसी प्रकार प्राचीन काल में छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद बन गए। जन से जनपद। वैदिक काल में किसी कुल, जनजाति या लोगों के समूह को जन कहा जाता था। प्रत्येक जन का राजा होता था। लगभग 600 ईसा पूर्व में जन का राजा अब जनपद का राजा माना जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन की बसने की जगह, अर्थात ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। महाजनपद। वैदिक कालीन जनपदों ने अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपना विकास किया और स्वयं को सुविधा संपन्न कराया। प्राकृतिक से प्राप्त संसाधनों जैसे हाथी, लोहा आदि को अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने एवं उपकरण आदि का निर्माण करने में प्रयोग किया। जनपद अपनी शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर अधिक महत्वपूर्ण हो गया और महाजनपद के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। इन महाजनपदों में 14 में राजतंत्र तथा 2 में गणतंत्र था। राजतंत्र, इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। इस प्रकार के राज्यों का विवरण निम्नलिखित है। यहाँ मानचित्र देख लीजिए और आराम से 14 जनपदों का नाम दिया गया है, जैसे अंग, मगध, काशी, कोसला, वत्स, चेदी, कुरु, पंचाल, सुरसेन, मत्स्य, अवंती, असमक, गंधार, कंबोज। और आज की स्थिति में यह कहाँ पे स्थित है तो आप इसे पढ़कर मालूम कर सकते हैं। जैसे अंग देश जो है मुंगेर एवं भागलपुर जिला में है। मगध पटना, गया, शाहाबाद जिले के कुछ भाग में है। काशी वाराणसी में, कोसल, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, वत्स, इलाहाबाद, मिर्जापुर, चेदी आधुनिक बुंदेलखंड, आधुनिक हरियाणा एवं दिल्ली का भाग है। तो पंचाल उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, फरुखाबाद जिले के क्षेत्र। सूरसेन ब्रिजमंडल, मथुरा, मत्स्य, अलवर, भरतपुर, जयपुर। अवंती आधुनिक मालवा, असमक नर्मदा एवं गोदावरी नदिया के बीच का भाग है। गंधार पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र है। कंबोज पाकिस्तान का आधुनिक हाजरम जिला है। तो आइए गणतंत्र। ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण अथवा संघ द्वारा होता था। इस प्रकार के राज्यों का निम्न विवरण निम्नलिखित है। जैसे महाजनपद वज्जी, वर्तमान में स्थिति बिहार के गंगा नदी के उत्तर का भाग है। महाजनपद मल, वर्तमान में स्थित देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर एवं सिद्धार्थनगर का क्षेत्र है। गणतांत्रिक व्यवस्था वाले जनपद की वाणिज्य की राजधानी के रूप में वैशाली का विशिष्ट राजनीतिक महत्व है। यह संपूर्ण वंजी परिसंघ का मुख्यालय था। इन 16 महाजनपदों में मगध, कोसल, वत्स एवं अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे, अतः ये प्रमुख महाजनपद कहलाए। इनमें भी मगध और अवंती ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। यह मानचित्र में देखकर आप समझ जाएंगे कि भारत के किस दिशा में कौन सा देश है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। महाजनपद से साम्राज्य तक, तो इसे आप समझिए। प्रशासन, समाज और लोगों के जीवन में बदलाव। महाजनपद काल में राजा की शक्ति बढ़ गई थी। अब वह एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था और वह समाज का संरक्षक था। उसका मुख्य कर्तव्य दुश्मनों से प्रजा की रक्षा व राज्य में शांति व्यवस्था, कल्याण और न्याय करना था। शासन के कार्य में मदद हेतु अनेक अधिकारी और कर्मचारी भी नियुक्त किए गए। राजाओं की प्रवृत्ति अपने राज्य को बढ़ाने में थी, इसलिए उन्हें बड़ी बड़ी सेनाएं भी रखनी पड़ती थी। राजा सेना का प्रमुख होता था तथा वही युद्ध में सेना का संचालन करता था। राज्य की आय के लिए प्रजा से कर वसूला जा सकता था। व्यापार में द्वारा आय प्राप्त होती थी। इस समय वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री रुपए पैसे द्वारा होने लगी थी। बड़ी बड़ी सड़कों से व्यापार में काफ़ी वृद्धि होने लगी थी। ईरान, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापारी भारत आए थे। शिल्पकार और व्यापारियों ने व्यापार के विकास के लिए समूह और संगठन भी बनाए। फिर बने शहर। इस युग में पहले की अपेक्षा एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, वह था शहरों का विकास। इन शहरों का विकास प्रायः शिल्प केंद्रों, व्यापारिक केंद्रों और राजधानियों के आसपास हुआ। प्रारंभ में कुछ गांव
ऐसे थे जिनमें शिल्प कार्य अधिक विकसित अवस्था में था। धीरे धीरे यह कुशल शिल्पी एवं स्थान पर एकत्र होने लगे और ये स्थान गांव एक एवं शहर के रूप में बदलते गए। इन कुशल शिल्पियों ने एक स्थान पर रहकर काम करना इसलिए पसंद किया क्योंकि इन्हें कच्चा माल प्राप्त करने और तैयार की हुई चीज़ों को बेचने में अधिक सुविधा होती थी। विभिन्न व्यवसायों को पुत्र अपने पिता से सीखता और व्यवसाय करता था। विभिन्न प्रकार के शिल्प कार्य करने वाले के अलग अलग वर्ग बन गए। धीरे धीरे इनका कार्य वंशानुगत हो गया और समाज में अधिक जटिलता एवं कठोरता व्याप्त हो गई। वह कौन सी विशेषता है जो शहरों में होती है किंतु गांव में नहीं होती है, चर्चा कीजिए। मगध साम्राज्य। इन छोटे छोटे राज्यों में एकता का अभाव था। एक राज्य दूसरे राज्य से अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था। इस कारण इनमें आपस में संघर्ष होता रहता था। वह बड़े राज्य छोटे राज्यों को हड़पते चले गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। वे अपना राज्य क्षेत्र तथा प्रभाव बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाते थे, जैसे दूसरे राज्यों से मित्रता करना, शादी से रिश्ते बनाना, संधि करना या फिर सीधे आक्रमण करना। इस प्रकार एक राज्य दूसरे राज्यों से मिलते चले गए। अंत में मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हो गया। साम्राज्य। जब राजा अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेता है तो उनके राज्य को साम्राज्य कहा जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नंदों के साम्राज्य की स्थापना तक मगध के क्रमश से 3 राजवंशों का शासन हुआ, आर्यक वंश, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश। इनका शासनकाल लगभग 220 वर्षों तक रहा। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसके शासनकाल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। मगध साम्राज्य के शासकों ने अपने साम्राज्य के और अधिक विस्तार की नीति अपनाई। उनके पास एक विशाल सेना थी जिसमें हजारों घुड़सवार और हाथी भी थे। यही कारण है कि मगध राज्य एक विशाल साम्राज्य बन सका। सिकंदर और पुरु में युद्ध। तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया। पुरु का राज्य झेलम और रावी नदियों के बीच में था। सिकंदर से युद्ध की खबर सुनकर पुरु ने अपनी सेना को भी युद्ध के लिए तैयार कर लिया। जब सिकंदर आया तो बोला, मैं सिकंदर को अपने क्षेत्र का एक भी टुकड़ा जीतने नहीं दूंगा। सिकंदर और पुरु की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। पुरु की सेना ने सिकंदर की सेना का वीरतापूर्वक मुकाबला किया। सिकंदर की सेना ने पुरु को किले को बहुत नुकसान पहुंचाया और पुरु के घायल हाथियों में भगदड़ मचाई। इस युद्ध में पुरु की सेना को काफ़ी क्षति हुई और वह स्वयं भी घायल हो गया। पुरु को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया। पुरु, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। पुरु का, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? सिकंदर, भले ही मैं यह युद्ध हार गया हूँ पर मैंने एक अच्छा मित्र पा लिया है। विरोधियों से भी क्या सीखा जा सकता है, आप चर्चा करते रहिए और सीखते रहिए। सिकंदर का आक्रमण। उन दिनों यूरोप महाद्वीप के यूनान के देश में मैसिडोनिया नामक एक राज्य था। वहाँ का राजा सिकंदर अपनी विशाल सेना लेकर दुनिया जीतने के इरादे से चला। वह पारसी का हकमनी साम्राज्य के सम्राट व अन्य बहुत से राजाओं को हराता हुआ सिंधु नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने बहुत से छोटे छोटे राज्यों को हराया। इनमें से एक राजा था पुरु, जिसकी कहानी चित्र कथा के रूप में आपने पढ़ी। वह सिकंदर की सेना लड़ते लड़ते थक चुकी थी। जब उसने मगध को राजा घनानंद की विशाल सेना के बारे में सुना तो उसने मगध की सेना से लड़ने से इनकार कर दिया और वे मैसिडोनिया की ओर लौट गए। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव। राजनैतिक क्षेत्र से ज़्यादा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र में पड़ा। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर के भारतीय आक्रमण के वितरण में भारतीय इतिहास को तिथि निर्धारण में सहायता मिलती है। सिकंदर के आक्रमण ने भारत के द्वारा यूनानी संपर्क और प्रभावों के लिए खोल दिए। इस घटना के बाद विदेशों में घनिष्ठ व्यापारी और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। भारतीय शिल्पकला और ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में यूनानी लेखकों का गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय सिक्कों पर यूनानी सिक्कों की निर्माण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। मगध राज्य के वंश। पहले आर्यक वंश हुए 544 से 492 ईसा पूर्व। इसके बाद शिशुनाग वंश जो 492 से 344 ईसा पूर्व। नंद वंश 344 से 323 ईसा पूर्व की यह मानचित्र दर्शाई हुई, आप समझिए।
आगे है अभ्यास। उत्तर लिखो, महाजनपद कैसे बने। तो आप बार बार इसे पढ़ेंगे तो स्वतः दिमाग पे चलने लगेगा। और इसमें है 16 महाजनपदों में से प्रमुख 4 महाजनपदों के नाम लिखिए। तो यह सामने ही जब किताब पढ़ेंगे तो यह भी आ जाएगा। तो इस तरह सारे प्रश्न इस किताब में ही है, कहीं जाने की कहीं बस थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे रहा है। इतना आप करेंगे तो आपको प्रश्न अपने आप हमेशा सारा जीवन के लिए याद हो जाएगा और जब भी पूछे जाने पे स्वतः आ जाएगा। और आगे है रिक्त स्थान भरिए। तो यह जब पाठ पढ़ेंगे समझकर तो यह रिक्त स्थान भी आप भर पाएंगे। तो आगे लिखा है गतिविधि। शिक्षक की सहायता से अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए कि निम्न महाजनपद वर्तमान के किस राज्य में स्थित थे। तो मगध, यह भी किताब में है अंग। तो बस आप कॉपी और कलम उठाइए और सारा ये गतिविधियाँ लिख डालिए जो सामने दर्शाया गया है। प्रोजेक्ट वर्क, तो ये प्रोजेक्ट आपको लिए है। आप जिस स्थान में रहते हैं पता करें कि 16 महाजनपदों में से आपका क्षेत्र किससे संबंधित था। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, सूची बनाइए। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और फिर अगली पाठ लेकर अगली वीडियो में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।